कहानी 1999 की है। एनआरआई बीएन सिंह पूरे परिवार के साथ विदेश में रहते थे। उनका 27 साल का बेटा गौतम सिंह पटना में रहता था। ऐसा इसलिए क्योंकि गौतम को नेता बनना था। बिहार में उस वक्त आरजेडी की सरकार थी। राबड़ी देवी सीएम थी। उनके भाई साधु यादव से गौतम की बढ़िया पहचान थी। गौतम सिंह को उम्मीद थी कि साधु यादव के जरिए उसे राजनीति में एंट्री का मौका मिलेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ, इसे जानने से पहले कहानी के दूसरे कैरेक्टर पर चलते हैं। गौतम की दोस्ती शिल्पी जैन से थी। शिल्पी पटना के बड़े कपड़ा कारोबारी उज्जवल कुमार जैन की बेटी थी। शिल्पी पटना की वुमेन्स कॉलेज में पढ़ चुकी थी। 23 साल की शिल्पी एक उपलब्धि ये भी थी कि वह मिस पटना का खिताब जीत चुकी थी। अब कंप्यूटर की कोचिंग करती थी। 3 जुलाई 1999 को रोज की तरह रिक्शे से इंस्टीट्यूट जा रही थी। तभी रास्ते में गौतम का एक दोस्त मिला, जिसने कहा, अरे शिल्पी, तुम रिक्शे से जा रही हो, आओ मैं तुमको छोड़ देता हूं। गौतम के उस दोस्त को शिल्पी जानती थी, इसलिए वह रिक्शे से उतरकर कार में बैठ गई। इंस्टीट्यूट की तरफ जाने के बजाय दूसरी तरफ गाड़ी मोड़ने पर शिल्पी ने कहा, यह तो इंस्टीट्यूट का रास्ता नहीं है, कहां ले जा रहे हो हमें? दोस्त ने कहा, बाल्मी गेस्ट हाउस चल रहे हैं, वहां गौतम सिंह है। शिल्पी मान गई। दोस्त गाड़ी को पटना के बाहरी छोर पर स्थित बाल्मी गेस्ट हाउस पर लेकर पहुंचता है। इधर गौतम को खबर मिलती है कि शिल्पी को बाल्मी गेस्ट हाउस ले जाया गया है, तो वह भागकर वहां पहुंचता है, क्योंकि उसे पता था कि बाल्मी में अय्याशी के सिवाय कुछ नहीं होता है। गौतम गेस्ट हाउस पहुंचा तो देखा शिल्पी वहीं पर मौजूद है और रो रही है। उसके साथ जबरदस्ती की जा रही थी। गौतम ने बचाने की कोशिश की तो वहां लोगों ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। हाथ पैर और जूतों से बुरी तरह पीटा गया। दूसरी तरफ करीब 8 घंटे तक शिल्पी घर नहीं पहुंची तो उसके पिता उज्जवल परेशान हो गए। पुलिस के पास पहुंच गए। इधर एक हैरानी करने वाली खबर आ गई। 3 जुलाई की रात 8:30 बजे गांधी मैदान थाना क्षेत्र की पुलिस के फुलवारी शरीफ स्थित विधायक क्वार्टर पहुंच गई। पुलिस गैराज में गई तो देखा गौतम की सफेद जैन कार में उसकी और शिल्पी की लाश पड़ी है। गौतम सिर्फ पैंट पहने थे। शिल्पी के शरीर के ऊपरी हिस्से पर एक टी शर्ट थी। ये टी शर्ट गौतम की थी, मतलब शिल्पी के कपड़े उसकी बॉडी पर नहीं थे। पुलिस जांच ही कर रही थी कि साधु यादव अपने तमाम समर्थकों के साथ वहां आ गए। पुलिस ने कार से दोनों लाशों को बाहर निकाला और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अभी पोस्टमार्टम शुरू भी नहीं हुआ, इधर पुलिस ने दोनों मौतों को आत्महत्या बता दिया। जिस गाड़ी में लाश मिली उसे चलाकर थाने ले जाया गया, जिससे उस गाड़ी के सारे फिंगरप्रिंट बदल गए। रात में ही दोनों का पोस्टमार्टम कर दिया गया। पुलिस इतनी हड़बड़ी में थी कि उसने रात में ही गौतम का अंतिम संस्कार कर दिया। उस वक्त के एसपी सिटी भाटिया पर आरोप लगा कि वह मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई साधु यादव को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात को लेकर विपक्ष ने हंगामा कर दिया। साधु यादव के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। राबड़ी देवी पर दबाव बढ़ा तो उन्होंने सितंबर 1999 में इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के पहले ही इसे आत्महत्या बताया था। कहा गया कि दोनों की मौत कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कारण हुई है। एक अफसर से पूछा गया कि बिना पोस्टमार्टम आप कैसे कह रहे हो? उन्होंने कहा, हम इतने केस देख चुके हैं कि पहली नजर में बता देते हैं मौत कैसे हुई है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला शिल्पी और गौतम की बॉडी में लेथल एल्यूमिनियम जहर मिला है। सितंबर 1999 से केस की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी। शिल्पी के डीएनए और फोरेंसिक रिपोर्ट को जांचा। पता चला कि शिल्पी की मौत से पहले उसके साथ 1 से अधिक लोगों ने रेप किया था। सीबीआई ने शिल्पी के कपड़ों की जांच की तो उसमें सीमन मिला। दोषी तक पहुंचने के लिए यह बड़ा क्लू था। सीबीआई के अधिकारियों ने डीएनए जांच के लिए साधु यादव से उनका खून मांगा। साधु ने साफ मना कर दिया। अफसरों ने इसके बाद डीएनए जांच की कोशिश को ही बंद कर दिया। सीबीआई ने सितंबर 1999 से 2004 के आखिरी तक जांच की। इसके बाद एक क्लोजर रिपोर्ट पेश की। इसके मुताबिक शिल्पी और गौतम की हत्या नहीं हुई, बल्कि उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या की। इस फैसले पर जंग का हंगामा हुआ, लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिल्पी के भाई प्रशांत जैन इस फैसले के खिलाफ थे। वह केस को सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाहते थे। 2006 में प्रशांत का उसके घर के बाहर से किडनैप हो गया। पुलिस ने एफआईआर भी लिखी। 2 दिन बाद प्रशांत घर वापस आ गए, लेकिन इसके बाद उसने कभी भी किसी जांच के लिए कोई मांग नहीं की। इस केस की फाइल आत्महत्या पर बंद हुई, लेकिन 7 सवाल हैं जो आज भी बरकरार हैं। पहला, कोई अगर आत्महत्या करेगा तो क्या वह इस तरह नग्न होकर करेगा?
2. पुलिस को यह सूचना किसने दी कि 2 लाश साधु यादव के विधायक आवास के गैराज में हैं? साधु यादव को किसने सूचना दी कि वह पुलिस के पहुंचने के तुरंत बाद वहां पहुंच गए? 4. घटनास्थल से गाड़ी को उठाकर ले जाने के बजाय उसी रात चलाकर थाने क्यों ले जाया गया? 6. पुलिस को इतनी हड़बड़ी क्यों थी जो रात में ही पोस्टमार्टम करवाया और अंतिम संस्कार कर दिया गया? साधु यादव ने डीएनए जांच के लिए मना किया तो सीबीआई कोर्ट में जाकर कोई ऑर्डर क्यों लेकर नहीं आई? तो ये 7 सवाल थे शिल्पी और गौतम की मर्डर मिस्ट्री के, जो आज भी लोगों के जहन में हैं।